यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी बवाल को। ये कहानी है अज्जू भैया उर्फ अजय दीक्षित की, जिसके लिए उसकी शान ही सब कुछ है। अज्जू भैया की शब्दों में कहूँ तो वो पनीर में पड़ने वाला धनिया है, जिनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने माहौल बनाते हुए अपनी इमेज को ऐसा तैयार किया है कि पूरे लखनऊ शहर में उनके ही चर्चे होते हैं। अज्जू भैया से पूरा दुनिया तो इम्प्रेस है, मगर वहाँ खुद से ही डिप्रेस है। लखनऊ की पावन धरती पे झूठ की बीज बो बोकर अज्जू भैया ने अपनी इमेज की लहराती हुई फसल खड़ी की है। अज्जू भैया कलेक्टर, आर्मी, नासा ऐसे बड़े बड़े ऑफर को ठुकरा कर एक टीचर बन गए, जिसके रोचक किस्से पूरे लखनऊ में सुनाया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में अज्जू अपने माता पिता का ताने सुनने वाला, अपनी मर्जी के खिलाफ बिना किसी हिस्ट्री के ज्ञान की टीचिंग करना, अपनी तरक्की करने वाले दोस्तों से जलने वाला लूजर है, जो वहाँ झूठ की मदद से अपनी एक परफेक्ट इमेज तैयार किया है। अज्जू भैया को नॉलेज हो या ना हो, मगर वहाँ ज्ञान हर चीज का दे सकते हैं। आगे हम लोग अज्जू भैया को क्लास में देख पाते हैं, पढ़ाते हुए नहीं बल्कि कुर्सी पे बैठकर फोन चलाते हुए। बोर्ड पे एक बच्चा लिख रहा होता है, वहीं दूसरा बच्चा दरवाजे पे पहरेदारी कर रहा होता है कि कहीं दूसरा टीचर देख न ले। अज्जू भैया का एक पवन नाम का स्टूडेंट है, जो कि बहुत ही खास है। तभी पांडे सर नाम का टीचर अज्जू भैया की इस हालत की इमेज खींचकर प्रिंसिपल को ले जाकर दिखाता है। फोटोज को देखकर प्रिंसिपल को यकीन नहीं हो रहा होता कि अज्जू भैया ऐसा कर सकता है, इसलिए वहाँ पांडे सर को झूठा ठहरा देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को अज्जू भैया के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास होता है। अब जो बच्चा दरवाजे पे खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा था, वहाँ अज्जू भैया को कहता है कि प्रिंसिपल सर हमारे ही क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और अज्जू भैया पढ़ाने की एक्टिंग करने लगते हैं। बोर्ड पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वाकया को लिखा गया था, जो कि वो वाकया अधूरा था। अज्जू भैया इस वाकया के बारे में एक बच्चे से पूछता है, तो वो बच्चा इस वाकया का सही जवाब देता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर को बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस वाकया को देखकर प्रिंसिपल को अज्जू भैया के प्रति काफी ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। अब रात के वक्त हम लोग अज्जू भैया को उनके इकलौते दोस्त विपिन के साथ देख पाते हैं, जो साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। अज्जू भैया कहते हैं कि हमारा कोई न कोई दोस्त बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ करने का कोई काम नहीं सिवाय इस अच्छे इमेज की वजह से, इसलिए मैं अपनी इमेज को नहीं खो सकता। मैं कुछ ना भी करूं तब भी मैं अपने दोस्तों से कम नहीं दिखता। मुझे पढ़ाने जाने का मन नहीं, और घर ऐसा है कि वापस आने का मन नहीं करता, क्योंकि अज्जू भैया के पिता हमेशा अज्जू भैया को ताने देते रहते हैं। अब रात के वक्त अज्जू भैया शराब की नशे में घर आते हैं, तो दरवाजा उनका पिता खोलता है। दरवाजा खोलते ही वहाँ अज्जू भैया को क्रेडिट कार्ड का बिल बताते हैं, क्योंकि अपनी इमेज बनाए रखने के लिए अज्जू भैया ने बहुत ही ब्रांडेड चीजों को खरीदे हैं। इसलिए अज्जू भैया के पिता अज्जू भैया के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये झूठी इमेज बनाने की चक्कर में बहुत सारे पैसे खर्च कर देगा। अब अज्जू जब अपने कमरे में जाता है, तो वहाँ पर हम लोग एक लड़की को सोते हुए देख पाते हैं। अज्जू कमरे में आता है और एक गिलास को उठाता है और वह नीचे जमीन पे गिरा देता है। आवाज को सुनकर वो लड़की घबराते हुए नींद से जागती है, और यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि इस लड़की के नाम निशा है। और यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ता है कि निशा और अज्जू भैया की शादी हो चुकी है। अज्जू कहता है कि आज मंगलवार है, इस बेड पे सोने की बारी आज मेरी है। यहाँ पर हम लोग को मालूम पड़ती है कि निशा और अज्जू के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। अब ये क्यों नहीं बनती है, इसके लिए हम लोगों को फ्लैशबैक की वाकया को दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम लोग को बताया जाता है कि निशा एक इंडिपेंडेंट लड़की थी, वहाँ काफी ज्यादा खुश रहती थी। निशा ने अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। उसे जॉब करनी थी और अपनी लाइफ को एंजॉय करनी थी। हालांकि उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मगर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। मगर उसे उम्मीद थी कि मैं जिस लड़के को चुनूंगी, मैं उसके साथ बहुत ही खुश रहूंगी। और एक दिन अज्जू का रिश्ता निशा के घर पे आता है। अज्जू का जिस तरह इमेज था, उसे देखकर निशा उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। निशा देखती है कि अज्जू का बिहेवियर बहुत अच्छा है और उसकी इमेज समाज में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर निशा को लगता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्टनर मिल चुका है। अब निशा और अज्जू एक दूसरे से बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले ही निशा अज्जू को बताती है कि मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं, यानी कि फिट्स, और ये दौरे मुझे 10 साल पहले आए थे, और आगे आए या ना आए मुझे इस बारे में मालूम नहीं। यहाँ पर अज्जू को लगता है कि ये दौरे निशा को नहीं आएंगे, क्योंकि ये बचपन की बात है। इसीलिए अज्जू शादी के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ पर अज्जू शादी के लिए इसीलिए माना था क्योंकि निशा बहुत ही इंटेलिजेंट और टॉपर लड़की है, यानी कि अगर निशा से अज्जू की शादी हो गई तो अज्जू की इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वहाँ शादी के लिए राजी हो जाता है, और कुछ ही दिनों के बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी बहुत ही अच्छे से हुई थी, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब विदाई का समय आ चुका था और अज्जू के घर वाले सब लेट हो रहे थे, इसलिए अज्जू निशा के कमरे में जाने लगता है।
जैसे ही अज्जू की नज़र निशा के कमरे में पड़ती है तो वहाँ पूरी तरह शौक हो जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो, क्योंकि इस वक्त निशा को मिर्गी के दौरे आ रहे थे और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब इस वाकया को देखकर अज्जू काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहाँ फटाफट से दरवाजे को बंद करता है और खिड़कियों और दरवाजे पे पर्दे लगा देता है ताकि इस वाकया का होता हुआ कोई और ना देख सके। अब ये लोग घर लौट रहे थे और अज्जू रास्ते के बीच सोच रहा था कि अगर निशा के मिर्गी के दौरे के बारे में अगर लोगों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इमेज की क्या धज्जियां उड़ेगी। इसीलिए शादी के बाद अज्जू ने निशा को कहीं पर भी नहीं ले गया। वह न ही अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गया और न ही कहीं घुमाने के लिए ले गया, क्योंकि अगर लोगों के सामने निशा की मिर्गी के दौरे आ गए अज्जू की इमेज बुरी तरह खराब हो जाएगी। इसलिए अज्जू ने निशा को लेकर आज तक कहीं बाहर नहीं घुमाने ले गया। इसी बात को लेकर इनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। हालांकि निशा ने शादी से पहले ही अज्जू को बताया था कि मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं और ये दौरे मुझे टेंशन आने पर आते हैं। हालांकि अब तक हमारे शादी को बीते हुए 8 महीने हो चुके हैं और इस बीच मुझे एक भी बार दौरा नहीं आया और साथ ही 8 महीनों के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। अब अज्जू यहाँ पर निशा को उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिसे सुनकर निशा को बहुत ही बुरा लगता है और वहाँ अज्जू को एक घेच कर चमाट लगाती है। थप्पड़ खाने के बाद अज्जू कहता है कि अगर इमेज की प्रॉब्लम नहीं होती ना तो मैं तुझे कब का छोड़ चुका होता। अब कुछ दिनों के बाद निशा को मायके यहाँ जाना था, मगर अज्जू निशा को लेकर जाने के लिए राजी नहीं था। वहाँ बहाने बना देता है कि मुझे स्कूल में बहुत सारा काम है इसीलिए मैं नहीं जा सकता। अज्जू का पहले से ही दिमाग खराब होता है। वह स्कूल में आकर किसी से भी अच्छे ढंग से बात नहीं करता। अब क्लास के बीच एक लड़का खड़ा होता है और वह अज्जू से वर्ल्ड वार 2 के बारे में सवाल करता है। जवाब में अज्जू कहता है कि ये सवाल एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन वह लड़का नहीं मानता। वह फिर से क्वेश्चन करता है, जिससे अज्जू को गुस्सा आता है और वह घेच कर उस लड़के को थप्पड़ मार देता है और चुपचाप बैठने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग निशा के मायके के यहाँ के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर निशा की माँ निशा को देखकर समझ गई थी कि निशा की हालत ठीक नहीं है। निशा अपनी माँ को सारी वाकया के बारे में बताती है। निशा की माँ कहती है कि अभी देर नहीं हुई है, हम डिवोर्स ले सकते हैं। निशा कहती है कि माँ मुझे एक मौका चाहिए, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं तलाक ले लूंगी। इसके बाद हम लोग पांडे सर और अज्जू को देख पाते हैं जो टॉयलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर पांडे सर अज्जू को कहते हैं कि थप्पड़ तुमने जिस बच्चे को मारे हो उसे थोड़ा सोच समझ कर मारते। तुमने जिस बच्चे को मारे हो वो एमएलए का बेटा है। अब ये सच्चाई जानकर अज्जू काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ घर पे आते हैं तो उसके मम्मी पापा भी थोड़े परेशान होते हैं कि कहीं एमएलए कुछ कर न दे। वहाँ जहाँ तहाँ कॉल कर सोर्स लगाते हैं मगर कोई समाधान नहीं निकलता। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर निशा भी चली आती है और ये देखकर समझ जाती है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अगले दिन हम लोग एमएलए को देख पाते हैं जो स्कूल में आता है। उससे अज्जू माफी भी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई। एमएलए प्रिंसिपल को कहता है कि एक कमेटी बैठाओ, सभी टीचरों के साथ बैठकर डिसाइड करो कि ये आदमी स्कूल में पढ़ाने लायक है या नहीं, तब तक ये आदमी स्कूल से डिसमिस रहेगा। इसीलिए अज्जू को 1 महीने के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अज्जू जब बाहर आता है तो उसे साफ दिखता है कि मेरे इमेज पे फर्क पड़ा है, क्योंकि सभी लोग उसे घूर कर देख रहे थे। बच्चे भी अज्जू से नहीं डर रहे थे। अज्जू को लगने लगा था कि अब मेरी इमेज खत्म होने वाली है। इसलिए वहाँ जब विपिन के साथ शराब पी रहा था तो वह काफी ज्यादा दुखी था। अज्जू विपिन से कहता है कि अब माहौल बनाने का टाइम आ चुका है। माहौल ऐसा बनाओ कि रिजल्ट के बारे में किसी को मालूम ही ना पड़े। वहाँ एक क्रिकेट मैच के बारे में जिक्र करता है। वहाँ कहता है कि आज से 4 साल पहले एक मैच था। उस मैच के शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने ग्राउंड में बहुत ही अच्छे से सिंचाई कराई थी, लाइटिंग भी लगवाई थी और बच्चों को जर्सी भी बांटी थी। क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने उस मैच में कितने रन बनाए थे? जिस पर विपिन कहता है कि शायद आपने 70 से 80 रन बनाए थे, लेकिन अज्जू से कहता है कि मैंने सिर्फ 5 रन बनाए थे। लेकिन जो माहौल मैंने बनाया था उसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि 70 से 80 रन मैंने ही बनाए हैं, क्योंकि जब ऐसा माहौल बन जाता है तो रिजल्ट कोई नहीं देखता। अब अज्जू भैया को तो माहौल बनाना था, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माहौल बने तो बने कैसे। जिसके बाद वहाँ अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम पपन है। पपन कहता है कि आपके पीरियड में तो सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप जो वर्ल्ड वार 2 पढ़ाने वाले थे उस पर गेम का पीरियड लगता है। तभी अज्जू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत प्रिंसिपल सर के पास जाता है। वह कहता है कि मैं आगे बच्चों को वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं अब सस्पेंड हो चुका हूं और मैं ऐसा बैठने वाला नहीं हूं। मैं यूरोप जा रहा हूं जहां से वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और मैं वहां पर जाकर बच्चों को लाइव वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा। मैंने इसके लिए टिकटें भी बुक करा ली है जो कि 3,20,000 रुपए की है। जिसके बाद विपिन अज्जू से मिलता है और कहता है कि तुम नौकरी तो आज ही छोड़ दो, लेकिन जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हारी इमेज पूरी तरह खराब हो जाएगी। अगर तुम यूरोप जाकर पढ़ाते हो तो तुम्हारी इमेज डबल हो जाएगी। लेकिन अज्जू के सामने प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ जाने के लिए और भी सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन अज्जू पैसों का भी जुगाड़ कर लेता है। वहाँ अपने पिता के पास जाता है और उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है
हालांकि उसने जो प्रिंसिपल को सारी बातें बताई थी वो सारी बातें अपने पिता को भी बता दी थी। वह यहाँ पर ये भी कहता है कि मैंने आज तक निशा को कहीं पर भी नहीं घुमाया है, लेकिन मैं निशा को अपने साथ यूरोप घुमाना चाहता हूँ। अब रात के वक्त अज्जू की मम्मी पापा सो रहे होते हैं तो अज्जू की माँ कहती है हमें लगता है कि अज्जू हमें बेवकूफ बना रहा है, जिस पर अज्जू के पिता कहते हैं कि हमें मालूम है कि वो मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन इन्हें लगता है कि अज्जू और निशा के बीच की जो दूरियां है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। निशा इस बारे में अपनी माँ को भी बताती है और उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। इसके बाद अज्जू के पिता इंडियन रुपीज को यूरोज में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि मेरा बेटा यूरोप जा रहा है और वहाँ से बच्चों को वीडियो के माध्यम से लाइव वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाएगा। यहाँ पर अज्जू के माँ भी निशा को कुछ यूरोज दे देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अज्जू निशा को वहाँ यूरोज नहीं देगा। जब अज्जू घर पे आता है तो निशा अज्जू से गले मिलते हुए उसे थैंक्स कहती है। तभी अज्जू कहता है तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यूरोप नहीं जा रही हो, केवल मैं ही जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ सिर्फ एयरपोर्ट तक जाओगी, वहाँ से तुम अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें एयरपोर्ट इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया तो घर वाले मुझे रुपये नहीं देंगे। ये बातें सुनकर निशा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उसे अपनी माँ की बातें याद आती है कि बेटा तुम्हारे लिए तलाक लेना ही सही होगा। तभी निशा अपने सामान को पैकिंग करने लगती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, घर नहीं यूरोप। अज्जू से कहती है कि वैसे तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, पैसे तो मेरे सास ससुर दे रहे हैं। अब ना चाहकर अज्जू को निशा को अपने साथ यूरोप ले जाना ही पड़ता है। अगले दिन ये लोग अपने माता पिता को बाय बाय करते हैं और फ्लाइट से यूरोप के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में अज्जू एक मूवी को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तभी कल्पिश नाम का एक लड़का अज्जू को खाने का सामान पीछे पास करने के लिए कहता है। एक बार तो अज्जू सामान को पीछे पास कर देता है, मगर कल्पिश बार बार अज्जू को सामान देते रहता है और कहता है कि तुम इसे पीछे पास करते रहो। मगर इसे अज्जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जब अगली बार कल्पिश फाफड़ा पास करने के लिए कहता है तब अज्जू उसे आधा खा लेता है और कहता है कि अब से तो जो कोई भी सामान पास करने के लिए कहेगा उसमें आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। अब फाइनली अज्जू और निशा यूरोप पहुंच जाते हैं, जहां पर अज्जू निशा को कहता है कि तुम कॉन्फिडेंस में चलना। अज्जू जब ऑफिसर के पास से गुजरता है तो स्टाइल मारते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वो ऑफिसर अज्जू को अपने पास बुलाते हैं और इसके सामान को चेक करने लगते हैं। यहाँ पर अज्जू की बैग के ताले नहीं खुल रहे थे तो ऑफिसर बैग के ताले को तोड़ देते हैं। तब जाकर अज्जू को मालूम पड़ता है ये बैग मेरा नहीं बल्कि किसी और का है। तब इन्हें जाकर मालूम पड़ता है कि ये बैग तो कल्पिश के थे और हम दोनों का बैग सेम थे। अब यहाँ पर अज्जू बोल नहीं सकता था, नहीं तो सामान तो जब्त होते ही साथ ये दोनों भी जब्त हो जाते हैं। अब जैसे ही इनकी चेकिंग कंप्लीट होती है तो अज्जू कल्पित के पीछे भागने लगता है, मगर तब तक कल्पित यहाँ से जा चुका था। अब अज्जू कल्पित की बैग को चेक करता है तो बैग के अंदर रंग बिरंग के कपड़े और बहुत सारे चीजें थे, जिसे देखकर अज्जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब यूरोप के एक होटल में पहुंचने के बाद अज्जू पूरी तरह तैयार था एक वीडियो बनाने के लिए। अज्जू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना रहा होता है और सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अज्जू यहाँ पर बच्चों को बताता है कि कल मैं म्यूजियम जाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आप सब बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अज्जू जब कल्पित के कपड़े पहनकर आता है, जो दिखने में बहुत ही बेढंगा लग रहा था, वहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं था। इधर कल्पित जब अज्जू के कपड़े पहनता है तो उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अज्जू के कपड़े कल्पित को फिट नहीं हो रहे थे। कल्पित कहता है कि ऐसे प्लेन टी शर्ट कौन पहनता है। कपड़ों की वजह से कल्पित को यहाँ पर मजे लिए जा रहे थे। इधर निशा और अज्जू घूमने जाने वाले थे, मगर अज्जू को घूमने जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अज्जू कहता है कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जानने के लिए म्यूजियम जा रहा हूँ। तो यहाँ पर निशा अकेले ही यूरोप घूमने के लिए निकल पड़ती है। अज्जू यहाँ एक टैक्सी को हायर करता है और वह म्यूजियम जाता है, मगर यहाँ पर टैक्सी वाले को सिर्फ 4 किलोमीटर जाने पर ही 40 यूरोज पे करने पड़ते हैं, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो उसकी कीमत है 4000 रुपए। ये देखकर अज्जू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद अज्जू म्यूजियम पहुंचता है, जहां पर वह 10 यूरोज वाले टिकट को खरीदता है, लेकिन जब वह वीडियोज बनाता है तो वह अपने बच्चों को 50 यूरोज वाले टिकट को दिखाता है और कहता है कि मैं तुम सब बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 को पढ़ाने के लिए 50 यूरोज वाले टिकट को खरीदा हूँ। जिसके बाद अज्जू म्यूजियम में जाकर बैठता है, जहाँ पर उसे किसी भी तरह का नॉलेज तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक औरत होती है जो वेरा हाउस में जिस तरह गाते हैं उसी तरह वो औरत वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं थी, जिससे अज्जू को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। दूसरी तरफ निशा अकेले ही यूरोप घूम रही थी और वहाँ काफी ज्यादा खुश थी। वहाँ काफी सारी शॉपिंग की थी। वहाँ अपना एक स्केच भी बनवाई थी जो कि काफी खूबसूरत थी।
इधर अजू पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे थे। अब काफी देर के बाद अजू जब इस म्यूजियम से बाहर जाता है तो उसे भूख लगी थी। वहाँ दुकान पे जाता है तो कोई भी खाने वाली चीज 8-10 यूरो से कम नहीं थी। ये अमाउंट काफी ज्यादा था, इसीलिए अजू यहाँ से चला जाता है। मगर उसे समझ आता है कि कल्पित के कपड़े मुझ पे फिट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ नए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जाता है। लेकिन यहाँ पर भी कपड़े सस्ते नहीं थे, कोई भी कपड़ा 100 यूरो से ऊपर ही था। इसीलिए वहाँ एक अंडरवियर खरीद कर अपने रूम में वापस चला आता है। और रूम में आने पर देखता है कि निशा ने बहुत सारी चीजें खरीदी है और वह यूरोप में काफी सारी मजे भी की है। वहाँ चोरी छिपी निशा के फोन में फोटोज भी देखता है और जैसे ही निशा यहाँ पर आती है तो अजू बेड पे सोने की नाटक करने लगता है। अजू निशा को बताता है कि आज मैं पूरे दिन बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, लेकिन निशा अजू की हालत को देखकर समझ जाती है कि अजू ने कोई इंजॉय नहीं किया है। तब अजू यहाँ पर सच सच बताता है कि आज मेरा दिन बहुत ही खराब गया। अजू निशा को कहता है क्या तुम कल मेरे साथ घूमने चलोगी, क्योंकि तुम ही मेरा सहारा हो जो मुझे यूरोप घुमा सकती हो। तुम्हें काफी कुछ नॉलेज है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं इस देश में कैसे सरवाइव करूंगा। निशा अजू को कहती है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो उस लड़की के लिए उसका ससुराल एक नई देश की तरह होता है। उसका सहारा वहाँ उसका पति होता है, मगर वो सहारा तुम मेरे लिए कभी नहीं बन पाए। लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब अगले दिन दोनों घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर अज्जू कल्पित की बहुत ही चमचमाती शॉर्ट को पहना था। सबसे पहले ये लोग आईफिल टावर के पास जाते हैं, जहाँ पर निशा बताती है कि जब हिटलर ने इस शहर के ऊपर अटैक किया था तो सभी लोग यहाँ से भाग गए थे। वो इसलिए भागे थे क्योंकि वो लोग इस शहर को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते थे। और आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये व्यू हिटलर को देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि जब हिटलर ने यहाँ पर अटैक किया था तो आईफिल टावर की सीढ़ियों को तोड़ दिया गया था ताकि हिटलर यहाँ ना आ सके। अब जो सारी बातें निशा अज्जू को बताई थी वो सारी बातें अज्जू वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को बता रहा था। सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, यहाँ तक कि एमएलए भी इस वीडियो को देख रहा था। इसके बाद हम लोग अज्जू और निशा को देख पाते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। अज्जू अपना फोन एक शख्स को देता है फोटो खींचने के लिए, जहाँ पर उस शख्स कहता है कि तुम दोनों पीछे पलट जाओ, जब मैं 3 की गिनती खत्म करूंगा तो तुम दोनों वापस पलटना। लेकिन तभी उस शख्स इनकी मोबाइल फोन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। अज्जू उसका बहुत पीछा करता है, मगर फिर भी वो शख्स अज्जू के हाथ नहीं लगता। वहीं निशा दूसरी रास्ते से चोर के सामने चली जाती है, जिससे चोर काफी ज्यादा डर जाता है। वह मोबाइल फोन निशा के ऊपर फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। तो फाइनली अब इन्हें इनका फोन वापस मिल जाता है। निशा और अज्जू जब साथ में होते हैं तब निशा कहती है कि अब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पर अज्जू कहता है यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता है। तो निशा कहती है कि कपड़ों को लेकर इतना रोते क्यों हो। अज्जू की माँ निशा के पास कॉल करती है क्योंकि उनका कंगन नहीं मिल रहा था। निशा कहती है वो कंगन मैंने अपने अलमारी में रखी है। इधर एमएलए स्कूल आता है, उसे मालूम पड़ा था कि ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे एमएलए स्कूल के प्रिंसिपल पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कहता है कि अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये चेतावनी देकर यहाँ से चला जाता है। इधर अज्जू की माँ अलमारी को खोलकर कंगन को निकालती है तो उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिलता है और ये लेटर डिवोर्स नोटिस था। ये देखकर अज्जू के माता पिता काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो ये लोग निशा की माता पिता को अपने घर पे बुला लेते हैं। इन्हें डिवोर्स नोटिस बताते हुए अज्जू के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा है ही वैसा, वह निशा के लायक ही नहीं है। यहाँ पर ये लोग कोऑपरेट करना चाहते हैं। इस नोटिस के बारे में ना ही निशा को बताना चाहते हैं और ना ही अज्जू को, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में मालूम पड़ेगा तो वे कोई गलत कदम उठा सकते हैं और उन्हें वहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए ये लोग फैसला करते हैं कि जब वो दोनों वापस चले आएंगे तब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर अज्जू और निशा एक ऐसे बीच पे जाते हैं जहाँ पर हिटलर ने अटैक किया था। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और इस बारे में निशा ऑडियो बुक के जरिए सुन रही थी। यहाँ पर निशा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जब अज्जू इस बारे में पूछता है तो वहाँ अपना हेडफोन अज्जू को थमा देती है। अज्जू जब हेडफोन लगाता है और ऑडियो बुक की आवाजों को सुनने लगता है तो अज्जू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ा कि इस युद्ध में बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो कि 15-16 साल के थे। कई सारे पहली बार लड़ रहे थे तो कई आखिरी बार। हिटलर के सैनिकों ने इन सबको 1 घंटे के अंदर में सबको ढेर कर दिया। ये सारे सोल्जर्स सिर्फ 1 घंटे के लिए हिटलर के सैनिकों को रोकना चाहते थे ताकि हम 1 घंटे के अंदर शहर में जाकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अज्जू बच्चों को वार के बारे में बताता है, कहता है कि टीवी में देखकर वार को एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वार का परिणाम तो वही जानता है जिसने वार लड़ी हो या फिर वार को खुद आंखों से देखा हो। इन सोल्जरों की श्रद्धांजलि यही होगी कि इन सोल्जरों को भूला न जाए, इन्हें इसलिए भी याद नहीं रखा जाए कि ये सिर्फ एग्जाम में आएगा। इसके बाद निशा अज्जू से पूछती है कि तुम्हें अपनी इमेज इतनी प्यारी क्यों है, जिस पर अज्जू कहता है कि तुम सभी लोग टॉप क्लास के लोग हो और मैं एवरेज। मैं तुम जैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन मैं टॉप की तरह तो दिख सकता हूँ और यही मेरी इमेज है।
मैं उस पनीर का वो धनिया हूँ जिसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी इमेज पनीर की तरह बनाई है ताकि मैं जब भी तुम जैसे लोगों के सामने बैठूं तो अपने आप को कम नहीं समझूं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी अज्जू के पास विपिन का कॉल आता है। विपिन अज्जू को बताता है कि एमएलए का दिमाग खराब हो गया है, जो तुम वीडियो जो डाल रहे हो उससे तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया है, वहाँ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद अज्जू काफी ज्यादा डर जाता है और निशा से कहता है कि मैं कल ही इंडिया वापस जा रहा हूँ। लेकिन निशा अज्जू को समझाती है कि तुम कोई अच्छा कर रहे हो, इसीलिए एमएलए काफी ज्यादा फटफटा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो, इसी वजह से तो एमएलए को प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन अचानक से मुलाकात अज्जू की कल्पित से होती है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे का लगेज मांगने लगते हैं। लेकिन कल्पित अपना बैग अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ आया था। कल्पित तो यहाँ घूमने आया था। तो अज्जू कल्पित को कहता है कि जब तक तुम मेरा बैग वापस नहीं करते तब तक मैं तुम्हारा भी बैग वापस नहीं करूंगा। लेकिन कल्पित कहता है कि हम तो एक जोड़ी कपड़े का अदला बदली कर ही सकते हैं। इसके बाद ये दोनों जो कपड़े पहने थे वो एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं। कपड़े को पाकर कल्पित काफी ज्यादा नाचता है क्योंकि ये कपड़े कल्पित के मन पसंद है। इसके बाद अज्जू और निशा रूम पे आते हैं और इनका रूम टॉप फ्लोर पे था और लिफ्ट भी खराब हो चुका था। तो अब अज्जू अकेले ही इन भारी भरकम बैग को ऊपर ले जाता है। ऊपर आने पर अज्जू की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। तब निशा अज्जू को पानी पिलाती है और खाना भी खिलाती है। ये देखकर अज्जू को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ये लोग अगले दिन एनी फ्रैंक के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें मालूम पड़ता है कि एनी फ्रैंक ने 13 साल की उम्र में ही डायरी लिखना शुरू कर दी थी। जब जर्मन यहूदियों को ढूंढकर मार रहे थे तब एनी फ्रैंक और उसके परिवार वाले एक गुप्त कमरे में छुप गए, जहां नीचे एक वेयर हाउस था और उसके खुलने से पहले ही इन्हें सुबह में ही सारे काम करने पड़ते थे। जैसे ही वेयर हाउस खुल जाता था तो ये लोग कोई भी आवाज नहीं कर सकते। इनके पास कुछ नहीं था मगर फिर भी ये लोग खुश थे। वहीं इधर निशा और अज्जू के पास सब कुछ है मगर ये लोग दुखी हैं। अज्जू ये कहानी वीडियो के माध्यम से अपने बच्चों को भी बता रहा था। वहाँ कहता है कि एनी फ्रैंक एक राइटर बनना चाहती थी, इसके बावजूद वह मुश्किल हालातों में अपनी डायरी लिखनी बंद नहीं की। एनी फ्रैंक तो नहीं बच पाई मगर उसकी डायरी बच गई और डायरी की वजह से एनी फ्रैंक करोड़ों लोगों की दिलों में राज करती है। अज्जू और निशा ये सारे पल को महसूस किए थे। अज्जू निशा से कहता है कि आज अगर तुम्हारा आखिरी दिन होगा तो तुम क्या करोगी, जिस पर निशा कहती है कि मैं एक महंगी सी ड्रेस पहन कर महंगी सी बियर बार में जाकर बियर पीऊंगी, जिस पर अज्जू निशा के लिए एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस खरीदता है। जब निशा उस ड्रेस को पहनती है तो अज्जू निशा को देखते ही रह जाता है। जिसके बाद ये दोनों क्लब में जाते हैं और यहाँ आकर दोनों बहुत सारे बियर पीते हैं। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के फेवरेट चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ने ऐसा कभी नहीं किया था। अब इन दोनों की सारी फेवरेट चीजों के बारे में मालूम है, यहाँ तक कि इनकी कौन सी फिल्म पसंद है और कौन सी फिल्म नापसंद है। मगर इन दोनों के बीच कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, जिस पर निशा कहती है कि मैच होना जरूरी है क्या, बस एक दूसरे के साथ रहना जरूरी होता है। आगे हम लोग इन दोनों को एक साथ डांस करते हुए देख पाते हैं और वहाँ पर मौजूद हर एक जन इन दोनों को देखते ही रह जाते हैं। अब आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। दोनों यूरोप में एक साथ काफी सारी मस्ती करते हैं। अब अज्जू कहीं ना कहीं निशा को पसंद करने लगा था। यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा खुश थे और उस डांस वाली वीडियोज को निशा पोस्ट कर देती है। निशा और अज्जू साथ में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तभी अज्जू के पास विपिन का कॉल आता है। विपिन अज्जू से कहता है कि तुम्हारा रोमांटिक डांस देखकर पूरे लखनऊ में हलचल मच गई है। सभी को ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाने नहीं बल्कि अपना हनीमून मनाने गए हो। अब ये सारी बातें जानने के बाद अज्जू निशा के पास जाता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर निशा अज्जू की झूठी इमेज के बारे में बात करने लगती है, जिस पर अज्जू चिल्लाते हुए निशा पे बोलता है कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला और लाइफ पार्टनर मिली तो वो भी डिफेक्टेड। ये सुनकर निशा की दिमाग पूरी तरह खराब हो जाती है और वह यहाँ से चली जाती है। बाद में अज्जू को रियलाइज होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, क्योंकि झूठी इमेज ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। अज्जू हिटलर के फोटोज के सामने ये रियलाइज करता है कि झूठ और फ्रे पे बने इमेज ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता, क्योंकि ये सीख हमें हिटलर की लाइफ से मिलती है। और यहाँ भी यही हाल है, क्योंकि जिस जगह पे हिटलर मारा था आज वो जगह कार पार्किंग है, क्योंकि मरने के बाद लोग सिर्फ तुम्हारा सच ही याद रखेंगे। इसके बाद अज्जू कल्पित को कॉल करता है और उसे एक जगह पे बुलाता है, क्योंकि इन्हें अपना अपना लगेज एक्सचेंज करना था। अज्जू जब कल्पित की लगेज को पैक कर रहा था तभी यहाँ पर निशा आती है। वहाँ कहती है कि मैं कल इंडिया जा रही हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि कल्पित और अज्जू अपना अपना लगेज एक्सचेंज करते हैं और फिर एक म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ चीजों को देख रहे होते हैं। तभी कल्पित कहता है कि इस छोटी सी बैग में क्या क्या रख सकते हैं। तब अज्जू कहता है जब तुम्हारे पास आधे घंटे होना तो तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि मैं इस बैग में क्या क्या रखूं। कल्पित अज्जू को कहता है अगर तुम्हारे पास आधे घंटे हो तो तुम इस बैग के अंदर क्या क्या रखोगे। अज्जू इस पल को महसूस करने लगता है। वहाँ देखता है कि इस बैग के अंदर वहाँ बहुत सारी चीजों को रखा है।
इसके अंदर वहाँ जूते, बेल्ट, सनग्लासेस और बहुत सारे चीजों को रखा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इसके अंदर तो मेरे माता पिता का फोटोज होना चाहिए। तभी उसे यह भी एहसास होता है कि इसके अंदर तो निशा की फोटोज भी होनी चाहिए। असल जिंदगी में अज्जू को एहसास होता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मगर मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है और इन सारी चीजों का होना जरूरी है। इसके बाद अज्जू निशा के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। वहाँ कहता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ किया हूँ, मगर मुझे एक और मौका चाहिए। इसके बाद अज्जू और निशा एक आखिरी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। अब इन्हें वापस जाने में 3 दिन बचे हुए थे। ये अपने माता पिता के पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि हम 3 दिन बाद वापस लौट रहे हैं। अब निशा अज्जू ऑस्टेज नाम के जगह पे जाते हैं, जहाँ पर हिटलर ने 13 लाख लोगों को बंदी बनाया था। इनके पास खाने के लिए सिर्फ इतना था कि ये सब अपनी भूख भी नहीं मिटा सकते थे। पानी भी इन्हें पीने के लिए सिर्फ आधा लीटर ही मिलता था। यहाँ पर 13 लाख लोगों में से 11 लाख लोग मर गए थे। यहाँ पर किसी भी चीज को नकारने का सजा मौत मिला करती थी। आगे निशा और अज्जू एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उन 13 लाख लोगों में से एक आदमी बच गया था। वहाँ अपनी कहानी यहाँ पर मौजूद सभी जन को बताता है और ये कहानी कहीं न कहीं निशा और अज्जू से मैच करते थे। वहाँ कहता है कि मेरी पत्नी से मेरी नहीं बनती थी, हालांकि मैंने अपनी पत्नी को कभी नहीं मारा। वहाँ जिस प्यार की लायक थी मैंने उसे प्यार वो कभी नहीं दिया। और जब हम हिटलर के कैद में पहुंचे तो हम उसे सिर्फ एक ही वादा करते थे कि जब मैं उठता था तो अगले दिन मुझे वो फेस पता नहीं देखने को मिलेगा या नहीं। हमें 23 घंटे इंतजार करने के बाद 1 घंटा मिलता था। ये 23 घंटे इसी बेसब्री में निकल जाते थे कि आगे हमें 1 घंटे मिलने के लिए मिलेगा। मगर एक दिन मेरी पत्नी वापस नहीं लौटी और मुझे मालूम था कि एक दिन मेरी पत्नी नहीं वापस लौटने वाली। इसीलिए तुम सबकी जिंदगी में जो कुछ भी स्पेशल हो उसे बहुत प्यार करना। इधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल अज्जू के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, इसीलिए एमएलए बच्चों की क्लास में पहुंच जाते हैं और वहां पर बच्चों की टेस्ट लेते हैं। इसके बाद निशा और अज्जू एक ऐसे चेंबर में जाते हैं जहां पर हिटलर काम के द्वारा लोगों को यहाँ पर लाता था और इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया करता था। इन सारी वाकया को अज्जू और निशा महसूस कर रहे थे, मगर तभी अचानक से निशा को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, यानी कि फिट्स आने लगते हैं। इसे देखकर अज्जू काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहाँ जल्दी से निशा के पास जाता है, उसके सर को अपने गोद में लेता है और यहाँ पर मौजूद सभी को बताता है कि ये मेरी पत्नी है। अब निशा जब ठीक होती है तो अज्जू बिना किसी शंका के निशा के साथ रहने लगता है। वहाँ रात के वक्त का खाना खुद बनाता है और बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। अब इनके वापस आने का समय आ चुका था। निशा और अज्जू दोनों साथ में थे। अज्जू निशा की ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहा था। निशा को यहाँ पर मालूम पड़ चुका था कि अज्जू पूरी तरह बदल चुका है, इसीलिए वहाँ अपने घर जाने की जगह कहती है कि मुझे अपने ससुराल जाना है। अज्जू निशा साथ में घर आते हैं तो इनके माता पिता भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर इन्हें समझ आ गया था कि निशा और अज्जू के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पर अज्जू निशा को कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद अज्जू अपने स्कूल पहुंचता है, जहां पर ये डिसाइड होने वाला था कि अज्जू स्कूल में पढ़ाएगा या नहीं। मगर अज्जू यहां आते ही अपने बारे में बताता है कि मैं बहुत ही घटिया टीचर हूं, मैंने कभी भी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया ही नहीं। मैं हमेशा बच्चों का मार्क्स बढ़ा कर देता था ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो और मेरी इमेज बरकरार रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फेक है। मेरी इमेज कोई सच्ची नहीं बल्कि झूठी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों में अपनी लाइफ में पहली बार बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया हूँ। मगर इन 15 दिनों की पढ़ाई से पुराने पाप तो नहीं धुलेंगे ना, इसीलिए मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देता हूँ और इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर एमएलए बोलता है कि मैंने सभी बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में सभी बच्चे के बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं। एमएलए उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है। जब अज्जू बाहर आता है तो सभी बच्चों को आंखों में वहाँ अपने लिए इज्जत दिखता है। यहाँ पर निशा भी आई थी। निशा को देखकर अज्जू बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर साथ में दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद से निशा और अज्जू की फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगती है। अज्जू निशा एक दोस्त की तरह रह रहे थे। अज्जू निशा को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।